नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथुवाला में तकनीकी शिक्षा की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश और प्रदेश की बड़ी 72 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, कोविड-19 के दौर में 2 साल से कोई भी कैंपस इंटरव्यू कंपनियों की ओर से नहीं किया गया था, जिसके मद्देनजर तकनीकी शिक्षा की ओर से 72 कंपनियों को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज देहरादून में आमंत्रित किया गया, जिसमें देश भर की 72 कंपनियों ने शिरकत की। हालांकि तकनीकी शिक्षा के सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक 5,500 पद तमाम कंपनियों में खाली हैं। इनके सापेक्ष कैंपस इंटरव्यू का कार्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया, जिसमें 2000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अलग अलग ट्रेंड से डिप्लोमा करने वाले छात्र छात्राओं के कैंपस प्लेसमेंट के लिए आवेदन किया था, और जहां पर तमाम छात्र छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्देशक के मुताबिक तकनीकी क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को समय समय पर कैंपस इंटरव्यू के जरिए प्लेसमेंट देने का काम लगातार जारी रहता है, और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में गुणवत्ता को सुधारने का कार्य भी तकनीकी शिक्षा के स्तर पर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के तमाम छात्र छात्राओं को मिल रहा है। प्लेसमेंट्स का जो हमने इसको रोज़गार मेला को आयोजित नहीं किया था, तो उन सबको भी हमने इनवाइट किया है। और लगभग 72 कंपनीज़ आई हैं यहाँ पे, सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, काफ़ी इसमें ब्लू चिप कंपनीज़ भी हैं, और कुल करीब 5,500 वैकेंसीज़ हैं जो इन्होंने हमें बताया है। तो उस हिसाब से हमें पूरा ये हमें विश्वास है कि सारे बच्चे हमारे जो प्लेस हो जाएंगे। और आज ये जो मेला है लगभग शाम तक चलेगा। इसमें इंडस्ट्रीज़ के साथ में भी हमने एक इंटरेक्शन किया था। तो उसका मूल उद्देश्य ये था कि हमारा जो कोर्स करिकुलम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में लगातार विस्तार होता रहता है, एडवांसमेंट होता रहता है, तो उसमें जो इंडस्ट्रीज़ की आज की तारीख में जो रिक्वायरमेंट है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके अनुसार हम बच्चों की ट्रेनिंग में क्या क्या सुधार ला सकते हैं, करिकुलम में क्या सुधार ला सकते हैं, और साथ साथ जो बच्चों को हम प्रैक्टिस के लिए या अप्रेंटिसशिप के लिए जो इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं, तो उसके मोडेलिटीज़ क्या होंगे, हम कितने समय के लिए आइडियली भेजें बच्चों को, जिससे कि उनके जो रोज़गार की संभावनाएं हैं और नई टेक्नोलॉजी में उनका जो प्रशिक्षण है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो इसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ है। ये रोज़गार मेला हमने प्लेसमेंट के लिए लगाया है, स्टूडेंट के लिए हैं। विगत 2 वर्षों से हमारा मेला नहीं लगा था। हमारा जो है 33 ब्रांचेज में हम डिप्लोमा देते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि 100% स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिले हैं। तो हमने विगत वर्षों के बच्चे भी इंक्लूड किए, इस साल के भी इंक्लूड किए हैं, और 33 ब्रांच के सभी बच्चे हमने इंक्लूड किए हैं। और हम आगे जो है इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से करिकुलम में भी अपना चेंज करने जा रहे हैं। उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे उन्होंने इंडस्ट्रीज वालों ने बताया कि नोकिया कंपनी थी, धीरे धीरे उन्होंने अपने अपडेट नहीं किया, आज नोकिया की क्या स्थिति हो गई। तो हम वो स्थिति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी ब्रांचेज हैं, 33 ब्रांचेज हैं, उसमें हम इस साल नई 10 ब्रांचें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जिससे हमारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट मिले। और हम उसके आगे हमने, जैसे मैंने बताया था, कि 6 पॉलिटेक्निक को हम जो है मॉडल पॉलिटेक्निक के रूप में विकसित कर रहे हैं। उसमें से 3 कुमाऊं के हैं, 3 गढ़वाल के हैं, उसमें से एक देहरादून पॉलिटेक्निक भी है, जिसमें 100% प्लेसमेंट मिलेगा, 100% स्टाफ होगा और हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम रितिका शर्मा है। मैं CS ब्रांच। मेरे को इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे कॉलेज ने जो ये फेयर ऑर्गेनाइज़ किया, इससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इंटरव्यूज़ देने की, और आगे अपना कुछ काम करने के लिए, कि हम कुछ इंटरव्यू दे सकें और कोई जॉब कर सकें। और इंटरव्यू भी हमारा बहुत अच्छा रहा। मैंने एक मिडरिफ कंपनी में इंटरव्यू दिया, उन्होंने हम बहुत अच्छे से बात की, और उन्होंने बहुत अच्छे से हम इंटरव्यू दिया। अब बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो सिलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं। इंटरव्यू भी हमारा बहुत अच्छा गया। जी कहाँ से आप? मैं अल्मोड़ा से। आप आज ये रोजगार मेले में आए हो, आपने इंटरव्यू भी दिया है, क्या क्या देख कैमरे की तरफ देख के बोलो। काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। काफ़ी कंपनियां हैं जो, जैसे मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो जहाँ तक मैंने देखा कि 25 से 30 कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई हुई हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। जिस हिसाब से सर लोग क्वेश्चन कर रहे थे आपके बेसिक टेक्निकल नॉलेज के बारे में, या फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। नौकरी मिलेगी पक्की? यस मैम, उसमें कोई डाउट नहीं है।
सैलरी वगैरह कुछ बताना सैलरी चाहेंगे? का ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में आपको 12,500 मिलेगी और आपका अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप उसके साथ काम करते रहते कंपनी के साथ तो आपको इंक्रीमेंट है 5-10% पे, तो वो हिसाब से अलग से मिलेगा। बाकी आप अटेंडेंस अगर आपकी लगातार रहती कंटिन्यू रहती है कंपनी के साथ तो उसमें आपको इंसेंटिव अलग से दिया जाएगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने IRDT ऑडिटोरियम पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास का सीएम धामी ने विमोचन किया और कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि और साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी मौजूद थे और मुख्य सचिव SS संधू, पूर्व मुख्य सचिव DGP अशोक कुमार और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस उपन्यास की थीम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चंपावत का चुनाव चल रहा है क्योंकि वहाँ के माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ गोलजू महाराज का स्थान है, बाबा गोरखनाथ का स्थान है, हिंगला देवी का स्थान है, रणपोची मैया का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, बाबा बयानधुरा का स्थान है, घटोत्कच की भूमि है। वो धार्मिक भूमि है और उस भूमि में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। वहाँ के लोगों का प्रेम, वहाँ के लोगों का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। हम अभिभूत हैं उन सब के प्रति। उनसे हमारा संकल्प और दृढ़ होता है कि हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। चंपावत क्योंकि वहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बहुत सारा एकदम असीमित संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं पर आगे निकट भविष्य में काम किया जाएगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी IRDT ऑडिटोरियम पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि और साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी मौजूद रहे और मुख्य सचिव SS संधू, पूर्व मुख्य सचिव DGP अशोक कुमार और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस उपन्यास की थीम अनिच्छुक शासक है और ये उपन्यास 340 पेज का है। उपन्यास एक बहुत ही अच्छा उपन्यास आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है। उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। उसमें बहुत सारे विषय वस्तु पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तमाम ऊंचाइयों पर और तमाम जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे सभी नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे और वो स्वयं उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया है सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश के संगठन समन्वय श्री ज्योत सिंह बिष्ट समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों ने कार्यालय में पहुंचकर स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया और श्री बिष्ट जी ने इस दौरान बताया कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा ने हमेशा अपने जीवन में कई संघर्ष किए और वो प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे और जिन्होंने सदैव जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को सर्वप्रिय रखा। उन्होंने कहा कि आज सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें उनके विचारों और आदर्शों पर चलने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुगुणा जी केवल उत्तराखंड नहीं, केवल टिहरी नहीं, बल्कि भारत के बेटे थे। 1 साल पहले वो हमसे बिछुड़ गए। हम सब ने मिलकर के उस पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देने के साथ उन्होंने अपने जीवन काल में लाहौर से शिक्षा हासिल करने के बाद ठक्कर बाबा जी के संपर्क में आने पर 1949 में जिस तरह से टिहरी में ठक्कर बाबा छात्रावास की स्थापना के साथ छुआछूत के खिलाफ अपने जीवन का पहला आंदोलन शुरू किया, वो हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने 16 दिन तक शराब विरोधी आंदोलन के लिए धरना दिया, उपवास किया। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए लंबे समय तक 1980 से लेकर के और 2004 तक टिहरी बांध के खिलाफ एक मोर्चा खोला। उन्होंने पूरे जीवन भर
चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए काम किया। उनको वृक्ष मित्र कहा जाता था। उनको 7 या 8 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले। तो वो हम सब के लिए हमारे गौरव का विषय है। हमको चाहिए कि उनकी जो चिंता थी कि वृक्षों की रक्षा करके पर्यावरण के साथ जल स्रोतों के संवर्धन का काम सब मिलकर करेंगे तो तभी दुनिया जीवित रहेगी। तो जीवों की रक्षा के लिए उनका जो ये भावना थी, हम सब उसके लिए संकल्पित हों कि हम उस लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार हल्द्वानी अल्मोड़ा काकड़ी घाट में डोभा पुल तक 42 करोड़ की लागत से डबल लाइन सड़क मार्ग निर्माण का बजट स्वीकृत हो गया है और अब उनकी सभी एनओसी बन गई है। बहुत जल्द सड़क का कार्यभार जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और इसी के साथ अल्मोड़ा पांडे खोली से उदयारी बैंड तक के मार्ग के लिए डबल लाइन सड़क के निर्माण के लिए 1100 करोड़ का बजट केंद्र सरकार से स्वीकृत हो गया है। इसके लिए सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सड़कों के बनने के बाद आम जनता को रोड कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा मिलेगी। गति के साथ चल रहा है। पिछली बार हमने लगभग 30 करोड़ रुपए से काकड़ी घाट तक की रोड को बनाने का काम किया था। अब काकड़ी घाट से लेकर के हमारा डोबा पुल तक के लिए हमने लगभग 42 करोड़ रुपए दिया है। पिछले दिनों बहुत तेज गति से काम नहीं हो रहा था। मैंने उस कार्य का मुआवना करने के बाद उसको तेज गति से काम करने के दिशा निर्देश दिए, उसकी काफ़ी एनओसी क्लियर की और आज वो काम चल रहा है। मुझे बोला है उन्होंने कि हम जल्दी से जल्दी ये मुख्य मार्ग को डबल लेन की जो सड़क है उसको बड़ा करने का काम करेंगे। एक और बड़ा सौभाग्य हुआ है कि पांडे कोला से लेकर के उडियारी बैंड जो थल के पास है वहाँ तक बेरीनाग के पास, वहाँ तक के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपया केंद्र के माध्यम से डबल लेन सड़क करने का काम किया है। इससे भी हम सब लोगों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी और जो हमारी पहाड़ों की, गाँव की दूरी और क्षेत्र की दूरी है वो घटेगी, लोगों का समय बचेगा, अच्छी रोडें मिलेंगी। मैं केंद्र सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बटकोट से है, जहां यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सड़क राना चट्टी के पास धंसने के कारण एक बार फिर जाम का कारण बनी हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम से ही बड़े वाहनों के लिए यमुनोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है। उत्तरकाशी जिले में शाइन चट्टी और राना चट्टी के बीच सड़क धंसने से 3000 से अधिक यात्री इसमें फंस गए हैं। बहुत से यात्री डामटा से जानकी चट्टी के बीच भी हाईवे खुलने के इंतजार में हैं, तो कई यात्री धरासू से यमुनोत्री को जोड़ने वाले मार्ग में खड़े हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल मौके पर पहुंचे और वित्तीय अधिकारियों को मार्ग शीघ्र खोलने के निर्देश दिए। धाम में आए सभी तीर्थ यात्रियों से संयम रखने की अपील की और इस मौके पर एनएच विभाग के सभी कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और मार्ग खोलने का प्रयास जो है उसमें लगे हुए हैं। सभी तीर्थयात्रियों से ये अनुरोध है कि केवल 1-1.5 घंटे का संयम रखें। हमारे एनएच के जितने भी, चाहे हमारे एक्शन साहब है, चाहे सभी ने हमारे यही है या सारे कर्मचारियों ने बहुत पूरी रात रह के यहाँ पे काम किया और 1-1.5 घंटे में यहाँ पे रोड जाएगा। सभी यात्री केवल 1-1.5 घंटे और संयम से काम लें और उसके बाद सारी यात्रा सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। जैसे घोड़े खच्चरों की पहले ही व्यवस्था कर दी थी कि इतने दिन के अंदर जो है बिना लाइसेंस के घोड़ा कोई ना चलाए, तो अभी तक जो है सभी घोड़ों के लाइसेंस नहीं बने, इसलिए वहाँ भीड़ हो रही है। मन मर्जी लोग ले रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, जब आप यात्रा में सेट आप हैं और यहाँ पे 15,000 तक डोली जा रही है, घोड़ा जो है 5,000 तक जा रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जिला पंचायत पे? मैंने जिला पंचायत को ये कहा, कई बार मैंने ये कहा कि भाई जो भी इस प्रकार का ओवर रेट लेता है उसके खिलाफ जो है एक्शन लो और उस पर जुर्माना और ग्राहक को उसका पैसा वापस लौटो और उसकी सूची जो है मुझे प्रत्येक दिन। और जो ये ओवर रेट जैसे यात्री अभी यहाँ पे हल्ला कर रहे थे, उनका कहना भी जायज़ है कि भाई यहाँ पे हमसे जो ओवर रेट ले जा रहे हैं, तो इनको लेकर क्या कहेंगे आप? हमने जो है सारे दुकानों पर रेट लिस्ट लगवा दी है, तो रेट लिस्ट लगवा के इनको ये चाहिए कि रेट के हिसाब से पैसा दे। अगर कोई ज़्यादा लेता है तो पुलिस थाने पर रिपोर्ट करें। और ये जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए कब तक निकालने की कोशिश? अभी मैंने जो है दूरभाष से पता किया है, काम चालू है, रात में भी काम चालू था, तो कह रहे हैं कि 4 से 5 घंटे।
कोटद्वार नगर निगम महापौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा समर्थित पार्षदों ने निगम क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइटों के खराब होने के बाद ठीक कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि अभी तक लाइटें ठीक न होने पर आज महापौर का नगर निगम परिसर में पुतला दहन किया गया। कोटद्वार नगर निगम ने अपनी मांगों को बीजेपी समर्थित पार्षदों ने एक माह पूर्व भी नगर निगम के महापौर कार्यालय के बाहर धरना दिया था, जिसके बाद कोटद्वार विधायक के आश्वासन के बाद पार्षदों ने अपना धरना समाप्त किया था। लेकिन बीजेपी विधायक ऋतु भूषण खंडूरी के आश्वासन के बाद भी मांगें पूरी न होने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर कोटद्वार महापौर का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब यहाँ प्रशासक थे तो विभिन्न क्षेत्रों में हाई मस्क लाइटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगाई गई, लेकिन जब से महापौर निर्वाचित हुई हैं तब से इन्हें पता नहीं क्या एलर्जी हो चुकी है हमारी हाई मस्क लाइटों से। 6 महीने से मैं लगातार महापौर महोदया, नगर आयुक्त महोदय, सबको जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं मैं सबको सूचित कर रहा हूं कि मोटा ढांग, हल्दू खाता की हमारी और जो अन्य लाइट है नगर निगम क्षेत्र की वो ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन 6 महीने से इनके कानों में बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है। तो जिसके कारण आज हमें मजबूरन यहाँ पे पुतला दहन करना पड़ा। और कारण यह है कि रात को अंधेरे में हमारी माताएँ बहनें रात को चलने में कई असुविधाएँ होती हैं, जो कि पूरा क्षेत्र जानता है। तो इसलिए हमारे द्वारा आज ये पुतला दहन किया गया और अगर यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम 15 दिन बाद नगर निगम में पुनः तालाबंदी करेंगे। यदि 15 दिन के अंदर हमारी जितनी भी नगर निगम क्षेत्र की जो हाई मस्क लाइट है अगर इन्हें सुचारू रूप से। केलाखेड़ा नगर पंचायत के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान ने कांग्रेस प्रत्याशी को 172 मतों से पराजित कर दिया है। आपको बता दें कि मतगणना के बाद अकरम पठान के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से नगर में विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का उपचुनाव न्यायालय के आदेश के बाद कराया गया, जिसको लेकर बीती 19 मई को मतदान कराया गया था। वहीं शनिवार को बाजपुर के तहसील सभागार मिली उपचुनाव मतगणना कराई गई, जिसमें आपको बता दें कि मतगणना के लिए प्रशासन ने नाटबल बनाई, जिसमें कि एक राउंड की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान को 2255 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुलनाज को 2083 मत प्राप्त हुए, जिसमें अकरम पठान ने 172 मतों से जीत हासिल की है। अकरम पठान की जीत के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां उनके समर्थकों ने अकरम पठान का फूल मालाओं से स्वागत किया और नगर में जुलूस निकाला। वहीं इस दौरान चुनाव अधिकारी अरुण कुमार विजयी प्रत्याशी को प्रणाम पत्र देकर शुभकामनाएं दी। 18 से मेरी हर नागरिक केलाखेड़ा की ये दुआ थी कि एक बार मुझे चेयरमैन देखना चाहते थे और वो आज ईश्वर ने, अल्लाह ने उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दी और मैं ही चेयरमैन नहीं, केलाखेड़ा का हर नागरिक चेयरमैन होगा। भाई न्याय नहीं मिला तो न्याय की शरण ली जाती है। 18 में हमें न्याय नहीं मिला, हमारे साथ जाती हुई हमें 100 वोटों से हराया गया। वो उसी बात को लेकर हम न्यायालय गए, उसमें जनता की हमारी दुआएं थी, जीत हुई हमें और मुझे केलाखेड़ा का विकास के लिए ये दुआएं मिल रही हैं। मुझे भी केलाखेड़ा का विकास करना है। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हर आदमी जो उसमें रहने वाला है उसे पूरी मूल समस्याएं मिलेंगी और नगर को सौंदर्यीकरण सभी तरह से सुजित किया जाएगा और जो भी ज़रूरत है हर नागरिक की उसको वो उपलब्ध कराई जाएगी। 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और मतगणना का कार्य बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में हुआ और सभी जो उनके एजेंटगण थे उन्होंने किसी ने भी किसी तरह का बड़ा डिसिप्लिन बनाए रखा। मैं उनका आभारी हूँ इसलिए। और हमने सभी उसका जो है प्रत्येक टेबल पे काफ़ी ध्यान से उसका किया कि किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। और यह कि अभी मतगणना संपन्न हुई है जिसमें श्री अकरम खान जो हैं वो 172 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं और मैं उनको। नगर पंचायत दिनेशपुर में तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने छापा मारा। आपको बता दें कि 2 कर्मचारी नदारद मिले और परंतु कुछ ही देर में दोनों कर्मचारी पहुंच गए। छापेमारी के दौरान नगर पंचायत कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी समय से उपस्थित हो और जनता का कार्य समय से हो,
इसके दृष्टिगत आज नगर पंचायत दिनेशपुर में निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 कर्मचारी नदारद मिले, परंतु कुछ ही देर में दोनों कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों को हिदायत देकर समय से कार्यालय पहुंचने का आदेश दिया गया है। नगर पंचायत में आने का कारण ये रहा कि जो शासन की मंशा है कि कार्यालयों में समय से सारे अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति हो और जो है जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो है अचानक ये परीक्षण करने के लिए निरीक्षण किया गया कि नगर पालिका दिनेशपुर में कर्मचारी टाइम से उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैं 10:15 बजे कार्यालय का जब निरीक्षण किया गया उस टाइम पर ईओ और जो है इनके अकाउंटेंट अनुपस्थित थे और कुछ विलम्ब से उपस्थित हुए, जिनको जो है भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब की चेतावनी देते हुए समय से कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए तथा यदि किसी कार्यवश बाहर जाना होता है तो उनको मूवमेंट रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए और बाकी एक अनुच्छेद अनुपस्थित मिले जिनके 1 दिन के वेतन काटने। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। खटीमा के 9 गांव ठग्गू गांव में एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार रोता रहा और ध्वस्तीकरण का बुलडोजर लगातार चलता रहा और पीड़ित परिवार घर का सामान लेकर इधर उधर भागते हुए दिखे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से गांव में अफरा तफरी मच गई। क्रम में पूरी तालाबों या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, इसमें अतिक्रमण हटाने के हमें आदेश प्राप्त हैं। उसी के क्रम में पहले हमने मझौला में कार्रवाई की थी। आज 9 गाँव ठग्गू में 5 मकान, जिसमें से 4 पक्के हैं और 1 कच्चा है, उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाए। मझौले की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अभी हमारे पास और भी तालाब है जिसमें से पक्के अतिक्रमण टूटे हैं, तो एक के बाद एक हम उनको तो ये 9 है जो टेम्प्रेरी झाले थे वो पहले ही हटा दिए गए हैं। तो जितने भी चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, जो भी तालाब में बने हैं वो हटेंगे। तो ये बीओ को नोटिस जा चुका है और डीपीआर को पंचायत घर के लिए। लक्सर क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की और इस दौरान 2 मेडिकल स्टोर्स को बंद करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र में रायसी व कूड़ी भवनापुर में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान मेडिकल स्वामियों में खलबली मच गई। वहीं अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने द्वारा 2 मेडिकल स्टोर्स को बंद करने के निर्देश दिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि लक्सर क्षेत्र से लगातार नारकोटिक्स दवाइयों को युवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें खामियां पाए जाने पर मेडिकल स्टोर स्वामियों को सचेत किया गया। साथ ही बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा प्रतिबंध दवाइयों को न बेचे जाने के निर्देश भी दिए गए थे और मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी कहा गया। रायसी, कुड़ी, भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र का दौरा किया गया है। मोस्टली जो शिकायतें मिलती आ रही हैं और नारकोटिक सब्सटेंसेस के मिसयूज के ही बारे में जो शिकायतें मिलती हैं कि युवा पीढ़ी को बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ बेची जा रही हैं, ऐसा शिकायत। खबर उत्तरकाशी से है, जहां शक्तिगढ़ उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील विश्वास ने 3,867 मतों से 1,531 मत प्राप्त कर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 43 वोटों से पराजित किया है। आपको बता दें कि शक्तिगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी समेत 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। एक बार फिर शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कब्जा जमाने में कामयाब रहे। शक्तिगढ़ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए श्री सुनील विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको 1531 मत प्राप्त हुए हैं और इन्हें विजय घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे श्री सुमित मंडल रहे, इनको 1488 मत प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पे श्री रमेश राय रहे, इन्हें 804 मत प्राप्त हुए। नोटा 5, मतपत्र 39। विश्वास यहाँ से विजय घोषित किए गए। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और कैबिनेट मंत्री गौरव बहुगुणा ने जो मेरे ऊपर दायित्व दिया, इसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर्ष
उनका तो भरपूर कोशिश करेंगे हम। प्राथमिकता तो स्वास्थ्य केंद्र का होगा, जहाँ पर मरीजों का मतलब इलाज सही ढंग से हो और हर पब्लिक के बीच में मैं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के मद्देनजर जिला मुख्यालय पौड़ी में आज मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रथम से लेकर 5वें स्थान में आने वाले प्रतिभागियों को जिला अधिकारी पौड़ी और स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 4 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जौगदंडे ने कहा कि शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता में सभी को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार मौसम परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के रोग निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। वहीं इस दौरान विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर जिला मुख्यालय पौड़ी में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धन्यवाद। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है वह खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से ये क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा मानना है। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार पोड़ी जी के हाथों से शुभारंभ किया गया और इस दौड़ में 2 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूँ और हम प्रयास करेंगे कि जनपद में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो भी उत्साह है उसको हम बरकरार रखेंगे और खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास नियमित रूप से किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनपद में और भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें सभी विकास खंडों में 75 अमृत सरोवर हम निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जलाशय निर्माण और उसका संवर्धन शामिल होगा। इसके साथ साथ में अन्य विभिन्न कार्यक्रम जो है योगा दिवस का भी आयोजन किया जाएगा, जो 21 जून को किया जाएगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम नियमित रूप से किए जाए और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो पर्व है ये यादगार पर्व में आगे। तो फिलहाल अब पूर्ण उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।